चलिए, क्लास लाइव हो चुके हैं। सभी का स्वागत करता हूं आरआरबी परीक्षा में। मैं कुलदीप सर फिर से एक बार सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग करता हूं और साथ में बताता हूं कि आज की हमारे इस आरआरबी ग्रुप डी के साइंस की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है न्यूट्रिएंट्स और जो डिसीजेस होते हैं हमारे ह्यूमंस के अंदर, माने कि मानव के अंदर, इन सभी टॉपिक के ऊपर आज हम देखने वाले कि किस तरह से 2019, 18 और 22 में ली गई जो हमारे एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्जामिनेशन है, किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे गए, उन सभी क्वेश्चंस को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास कोई भी मिस नहीं करेगा, एंड तक देखोगे तो जो आने वाली एग्जामिनेशन है उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार के और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमारे आरआरबी के द्वारा। तो सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं और शुरुआत करता हूं आज की क्लास को पहले क्वेश्चन के साथ। तो सभी लोग जो है क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। सर बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है सवाल, और बता दूं ये सवाल हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए क्वेश्चन का आंसर बता देंगे सभी लोग। सेशन को एक बार लाइक कर देंगे, आगे बढ़ेंगे फास्ट। बहुत बढ़िया, बताइए जी इसका आंसर क्या रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खमीर में, अब खमीर का मतलब आपको यह समझना है, खमीर एक प्रकार का क्या है जी, एक प्रकार का फंगी से रिलेटेड जीव है। फंगी जिसे हम कुकुरमुत्ता बोलते हैं, और इसका ही मतलब आपको समझना है। सर ये बात कर रहा है मशरूम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मशरूम की बात कर रहा है। और आप सभी को पता है कि मशरूम जो होते हैं ये बहुत बढ़िया सर खाने में तो टेस्ट होता है, पर अगर मान लीजिए पहचानने में गलती हो गई तो जितना खाओगे भाई साहब उससे जो है 2 गुना 5 गुना शरीर से बाहर निकल जाता है। माने कि इंटेस्टिनल पॉइजन इसके अंदर होता है, जिसके कारण आपको डायरिया हो जाएगा अगर गलत मशरूम आपने खा लिया। पर आपको बता दूं कि मशरूम जो हमारे मार्केट में आते हैं, जिसकी बटन मशरूम वगैरह है, ये बहुत अच्छा स्रोत होता है हमारा विटामिन बी का। किसका होता है? विटामिन बी का। और उसी तरह से जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए मशरूम ये बहुत बड़ा सोर्स माना जाता है, क्योंकि वो उसमें ऊर्जा और प्रोटीन दोनों भी होते हैं। और साथ में अगर आपको ये पूछा जाता है कि ये जो फंगी मान की मशरूम है इसके अंदर कौन से टाइप की शुगर पाई जाती है, क्या मुझे कोई बता सकता है कि इनके अंदर कौन सी शुगर मिलती है? चलिए देखते हैं कितने लोगों के कंसेप्ट क्लियर है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ईस्ट माने कि एक प्रकार का फंगी का ही टाइप है। आप सभी को बताया सर ईस्ट कहां कहां पर इस्तेमाल की जाती है, वो भी देखने वाले हैं। चलो बताओ, मुझे बता देंगे कि मशरूम के अंदर जो शुगर पाई जाती है, तो अभी आपको याद रखना है मशरूम एक प्रकार का ऐसा जीव है जो मरी हुई चीजों के ऊपर जिंदा रहता है। माने कि इसे हम मृतपोषी बोलते हैं। ये कैसे होता है? मृतपोषी होते हैं। माने कि ये सैप्रोफाइट होते हैं। कैसे होते हैं? सैप्रोफाइट होते हैं, जो सड़ रही है, गल रही है, ऐसी चीजों के ऊपर वो जिंदा होते हैं। और साथ में आपको यह भी ध्यान में रखना है कि ये मशरूम ये जो एब्जॉर्ब कर रहा है ना सड़ी गली चीजों से, इनको स्टोर करता है किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। और ग्लाइकोजन क्या है? यह वही शर्करा है, यह वही शुगर है जो हमारे मानव मान के हमारे शरीर में भी स्टोर की जाती है। कहां पे? लीवर के अंदर। तो याद रखिएगा ये शर्करा इनके अंदर पाई जाती है। डन है। अब बात करते हैं सर विटामिन बी की, वो तो हमने देख लिए। बात करते हैं ईस्ट की। किसकी बात करते हैं? ईस्ट मान की खमीर की। तो सभी को पता है कि खमीर एक प्रकार का ऐसा जीव है। चलो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो फंगी होती है, जो फंगी होती है, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, जिसे मैं प्रजनन बोलूंगा, वो किससे होता है? आप बोलोगे सर ये स्पोर्स के माध्यम से रिप्रोडक्शन करते हैं, जिनको हम बीजाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीजाणु बोलते हैं। पर वही अगर आपको पूछूं ईस्ट के बारे में, किसके बारे में? ईस्ट के बारे में, जिसे हम खमीर बोलते हैं। तो खमीर जो प्रजनन करते हैं, मान कि इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसके माध्यम से या कैसे होता है? तो क्या कोई मुझे बता सकता है? क्या कोई मुझे बता सकता है कि ईस्ट माने कि खमीर जो होता है इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन किया जाता है वो कैसे होता है? सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे, हाँ बहुत बढ़िया, ये किसके माध्यम से होता है? सर इनके अंदर बडिंग के माध्यम से, जिनको हम क्या बोलते हैं? मुकुलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुकुलन बोलते हैं। इसके माध्यम से इनके अंदर क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इस कहां पर इस्तेमाल किया जाता है? अगर आपने मेरा कल का अगर क्लास किया होगा, ठीक है, तो वहां पे मैंने इसके बारे में और इसके जो इंपॉर्टेंस होते हैं सर उसके बारे में आपको बताया था। अगर याद नहीं आ रहा तो फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं, याद दिलाने की कोशिश करता हूं। ईस्ट
माने कि खमीर, इसके अंदर कौन से प्रकार का श्वसन माने कि रेस्पिरेशन होता है? तो आपका आंसर आएगा इसके अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। कौन सा होगा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? इसे हम अवायवीय श्वसन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवायवीय श्वसन बोलेंगे। और इनके अंदर जो ग्लूकोज होता है, इनका ग्लूकोज होता है, इनका वो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया करेंगे। कौन सी? फर्मेंटेशन की प्रक्रिया करेंगे। और इसमें वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते, इसमें एक एंजाइम का वो इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है जाइमेज। इसका नाम क्या है? जाइमेज, याद रखिएगा। और इसका इस्तेमाल करके ये ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करते हैं? ये कन्वर्ट करते हैं इथेनॉल में। किसमें कन्वर्ट करते हैं? इथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं। और साथ में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है। तो ये प्रक्रिया होगी, ये केमिकल रिएक्शन जो है हमारे ईस्ट द्वारा की जाती है। और इसीलिए ये जो ईस्ट होती है, इसको दो जगह पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दो जगह पे, एक तो भाई साहब जहां पे शराब बनाई जाती है शराब बनाने में इस्तेमाल की जाती है, माने कि सिंपल सी बात है, इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में जो बेकरी इंडस्ट्री है, जो बेकरी इंडस्ट्री है सर, वहां पे भी इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा, जो ब्रेड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्पंजी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। कारण यही होता है कि यहाँ पे ईस्ट डाला होता है, और ईस्ट उनका किण्वन करते, फर्मेंटेशन करती है। जब उसको पकाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वहां से जब बाहर निकलता है तो ब्रेड ऐसा फूल जाता है और स्पॉन्ज हो जाता है। बराबर है? ये आपको ध्यान में रखना है अच्छे से। यहां तक क्लियर है? चलो, अब यहां पर आपको समझ में आ रहा है, ये फंगी हमारे एनिमल किंगडम में यहां पर रखी गई है। डन है? चलो, बहुत बढ़िया। और इसमें एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, फंगी के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है क्या? इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है कि नहीं होता है? आप बस इतना लिख दो सर, यस और नो। देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। क्या इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है? यस और नो, बस इतना बता दो तो आपका आंसर आएगा नो। आपका आंसर क्या आएगा? नो, याद रखेगा। ठीक है, चलो अगला सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। और सभी लोग जो है एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देंगे, और साथ में जो नए लोग आए एक बार सब्सक्राइब भी जरूर करके रख दीजिएगा, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी की पूरी फ्री में तैयारी हम आपकी करवा के देने वाले, पूरे कंटेंट के साथ। तो अभी हम सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं, और जैसे ही हमारे पीवाईक्यू हो जाते हैं उसके बाद कंटेंट या टॉपिक वाइज हम जाने वाले हैं। तो याद रखिएगा, अभी फिलहाल हम पीवाईक्यू के ऊपर फोकस करें, ताकि हमारे दिमाग के अंदर वो सभी क्वेश्चन चले जाए जिनको हमें आगे जाकर उन टॉपिक को पढ़ना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से सबसे अधिक जिंक किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक जिंक किसके अंदर पाया जाता है? व्हाट इज द हाईएस्ट सोर्स ऑफ द जिंक? जिंक क्या है? जिंक एक प्रकार का मेटल न्यूट्रिएंट होता है। बराबर है? और ये किन के अंदर पाया जाता है? याद रखिएगा, जनरली जो दलहन के पौधे होते हैं, है ना, लेग्यूम्स मान की दाल वगैरह होती है, इनके अंदर जिंक की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग सर बैगन बोल रहे, ब्रिंजल बोल रहे, कोई रेडिश बोल रहे, पर आपको ध्यान रखिएगा कि जो लेग्यूम्स मान के दलहन के जो पौधे होते हैं, इनके अंदर जिंक की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। और जिंक के बारे में अगर आपको पूछूं तो ये सभी चीजें आप देख पाते हो, सभी चीजें आपको लगभग दाल नजर आ रही है। देखिए, ये दालों का भंडार, ये भी दालों का भंडार, ये भी दालों का भंडार, और ये भी दालों का भंडार, इनमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक पाए जाते हैं। और जिंक के बारे में अगर पूछा जाए तो जिंक जो होता है हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बात बताइए, कितने लोगों ने सर कोरोना वायरस का वो समय देखा था 2020 और 21 का? सबने देखा होगा। सभी ने सर वहां पर एक बात नोटिस की होगी कि आपके घर पर आकर जो है, आपके घर पर आकर जो है, जो हमारे पीएसयू थे, जहां पे वहां पे नर्सा और नर्सू वगैरह काम करते थे, वो आकर घर पे जो है जिंक की गोलियां और साथ में विटामिन सी की गोलियां आपको देकर और उनके सामने खाने को लगाकर चले जाते थे। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? तो याद रखेगा, जिंक और जो विटामिन सी होता है, ये दोनों भी हमारी जो इंटरनल इम्यूनिटी पावर होती है, रोगाणु से लड़ने की जो शक्ति होती है, जो ताकत होती है, उसे बढ़ाने में मदद करती है। तो सिंपल सी बात यह है कि ये दोनों भी हमारे शरीर के अंदर जो रोगाणु से लड़ने वाली जो ताकत होती है, ठीक है, ये बढ़ाने का काम जो इन दोनों द्वारा किया जाता है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते अगला सवाल, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल। और आरआरबी में बहुत सारे सवाल पूछे गए। मैं आपको
आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपने पिछले अगर 3 साल के भी पेपर अगर बहुत अच्छे से कर ले, और एक्चुअली में 2024 का जो पेपर हुआ था उससे अगर आपने बहुत अच्छे से कर दिया, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ था, तो 2024 का जो पेपर है जो आरआरबी द्वारा लिया गया था उसका पैटर्न समझने के लिए उसको मैं पूरी तरह से अलग से लेने वाला हूं। ठीक है, तो आपकी कोई भी तैयारी यहाँ पे हम बैकलॉग में नहीं रहने वाले, हर एक तैयारी की पूरी तैयारी यानी जड़ से हम यहाँ पे आरआरबी करने वाले। और ये पूरा जो समय रहेगा ये आपका एक्चुअली फाउंडेशन कोर्स है। फाउंडेशन मान के आपके एक मजबूती बनाने की हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। ओके, तो सभी का इसका आंसर कर दिया। पानी के वजह से नहीं होता है, पानी की वजह से नहीं होने वाली बीमारी कौन सी है सर? बिल्कुल बात सही करे, प्लेग जो होती है पानी की वजह से नहीं होती है। टाइफाइड, कोलेरा, डायरिया ये सभी के सभी पानी की वजह से होती है। और साथ में ये भी याद रखेगा, अगर आपको पूछा जाता है, ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है तो इन बाकी बीमारियों के बारे में भी आपको ध्यान में रखना, जैसे कि कोलेरा है ना, हैजा, ये कंटेमिनेटेड वाटर और फूड के कारण होता है। टाइफाइड, हिपेटाइटिस नाम की बीमारी भी मैंने आपको कल बताई थी, ये भी जनरली दूषित पानी के कारण ही फैलती है। कौन सी? याद रखेगा, हिपेटाइटिस ए। पर अगर मान लीजिए आपको हिपेटाइटिस बी के बारे में पूछा जाता है, किसके बारे में? हिपेटाइटिस बी के बारे में अगर पूछा जाता है तो ये भी एक प्रकार की जॉन्डिस मानी की पीलिया वाली ही बीमारी है, पर हिपेटाइटिस बी के कहीं ज्यादा कारक होते हैं। माने कि ये दूषित खाना और पानी, दूषित खाना और पानी माने कि जल से फैलती है, ये सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलती है, अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट अगर होते हैं वहां से फैलती है। और उसी तरह से जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, माने कि अगर मान लीजिए किसी इंसान को हेपेटाइटिस बी है और उसका ब्लड अगर किसी और इंसान को अगर चढ़ाया जाता है तो उससे भी हेपेटाइटिस बी होता है। और आपको एक वाकया सुनाना चाहूंगा। कुली कितने लोगों ने मूवी देखी है? कुली अपना अमिताभ बच्चन जी की कितने लोगों ने देखी है? पता है आपको? आपने वहां पे एक बात सुनी होगी कि कुली मूवी की जो एक एक्शन सीन थी वो करते समय जो है एक्चुअली हमारे अमिताभ बच्चन जी के भाई साहब यहाँ पे कुछ डैमेज हो गया था, और उसके कारण उनको जो ब्लड देने वाले इंसान से लिया गया था, जिस इंसान ने उसको ब्लड दिया था, वो इतनी ज्यादा इमरजेंसी थी कि उस टाइम पे अगर टाइम पे वो ब्लड अगर नहीं मिलता तो मे भी अमिताभ बच्चन जी अभी जो लगभग 70-80 साल के आसपास पहुंच गए होंगे, तो वहां पे सर वो 40 साल की उम्र में ही चले जाते। पर परमेश्वर ने साथ दी और वो बच गए। पर कई सालों बाद उन्हें पता चला कि उनको हेपेटाइटिस बी नाम की बीमारी है। और उसके बाद जब उन्होंने ये पूरा रिसर्च किया तो उनको ये पता चला, डॉक्टर ने ये बोला कि उस टाइम पे आपको जिस व्यक्ति का ब्लड दिया गया था ना, उसको भी हेपेटाइटिस बी था। अब जस्ट इमेजिन कीजिएगा, इतने सालों बाद उनको पता चला, और वो भी कम छोटे मोटे इंसान थोड़ी ना भाई हमारे तरह, है ना, उल्लू पुल्लू थोड़ी ना है कि जाए भाई साहब ब्लड ले ले। तो ये जो वाकया हुआ था, और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हेपेटाइटिस नाम की बीमारी जो है, तो आप याद रख सकते हो, अमिताभ बच्चन जिसको हम बिग बी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बिग बी बोलते हैं। तो ये बी से आप याद रख सकते हो सर, हेपेटाइटिस बी भी बिग बी को हुआ था। कैसे हुआ था? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वजह से हुआ था। ये क्लियर है सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? चलिए बताइए। अब देखो साइंस ऐसे ही पढ़ेंगे, है ना, जैसे कि एक कोई कहानी है और उससे रिलेटेड कोई अगर स्टोरी है तो उससे जल्दी जल्दी याद हो जाएगा, आप भूलोगे नहीं अभी, आप भूलोगे नहीं अभी। ठीक है, चलो इसका आंसर कर देंगे। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरा टेबल शेयर किया था अगर आपको याद आ रहा है, पूरा का पूरा टेबल मैंने आपसे शेयर किया था अगर याद आ रहा है। आप मुझे बताओ स्कर्वी नाम की बीमारी किससे होती है? बेरी बेरी किससे होता है? ये रिकेट नाम की बीमारी किसके विटामिन के कमी के कारण होती है? तो स्कर्वी होता है सर विटामिन सी के कमी के कारण। बेरी बेरी जो होता है ये विटामिन बी1 की कमी के कारण होता है। और रिकेट नाम की बीमारी ये विटामिन डी के कमी के कारण होता है, याद रखेगा। ये तीनों विटामिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे एक और सवाल, आप मुझे बताओगे कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन से होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन से होते हैं? तो आपको याद रखना है इक्का। आपको क्या याद रखना है? हुकुम का इक्का, जिसे हम एस बोलते हैं, है ना। जो खेलते हैं भाई उनको पता होगा
कि जो हुक्म का इक्का होता है इसे एस बोला जाता है, ACE। तो आपको यही याद रखना है कि विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई, ये तीन विटामिन जो होते हैं हमारे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं, याद रखेंगे। चलो बहुत बढ़िया। और उसी तरह से यहाँ पे विटामिन सी जो आपको नजर आ रहा है, इसे शीत विटामिन भी बोला जाता है। शीत माने कि कोल्ड विटामिन भी बोला जाता है। कोल्ड विटामिन क्यों बोलेंगे? क्योंकि आपको याद रखना है कि गर्मी के कारण, मान कि अगर गर्मी अगर ज्यादा बढ़ जाती है या उसे किसी चीज को मैं गर्म कर रहा हूं, ठीक है, तो गर्मी के कारण ये जल्दी से नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वो ठंडा विटामिन होता है। क्लियर है जी? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। और क्वाशरकर नाम की जो बीमारी है, ये प्रोटीन की कमी के कारण होती है। किसके कारण? प्रोटीन के कमी के कारण होता है। और प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन को हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग विटामिन। प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग विटामिन बोलते हैं। और ऑब्वियस है, जिनके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है, उनकी जो मांसपेशियां होती है, इनका विकास नहीं होता है, वो एकदम सिकुड़ से जाते हैं। और क्वाशर के टाइम पे एक रीजन ये भी दिया जाता है कि उनका पेट बाहर आ जाता है, इस तरह से। अगर आप क्वाशर से ग्रसित किसी बच्चे को देखोगे तो कुछ इस तरह से आपको वो दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आप देखोगे कि ये बिल्कुल ऐसा एकदम पतला हो जाएगा, इसकी मांसपेशियां डेवलप नहीं होगी, और इस तरह से उसका पेट जो है सर बाहर आ जाएगा, और उनका जो मुंह होता है वो भी एक चांद की तरह ऐसा गोल हो जाएगा। तो ये सब बीमारी के जो लक्षण होते हैं उसको हम क्वाशियोरकल नाम की बीमारी बोलते हैं, जो प्रोटीन के कमी के कारण होती है। और उसी तरह से एक और बीमारी आपको याद रखनी है, उसका नाम है मेरास्मस। क्या नाम है? मेरास्मस। तो ये मेरास्मस नाम की बीमारी जो होती है सर, वो दो कारणों की वजह से होती है। बेटा देखो भाइयों बहनों, इसे आपको याद रखना इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में पक्का बोलता हूं आपको, मेरास्मस के ऊपर एक ना एक सवाल आपको आरआरबी में देखने को मिलने वाला है। मेरास्मस वो बीमारी है जो प्रोटीन और ऊर्जा, प्रोटीन और ऊर्जा इन दोनों के कमी के कारण होती है। अब यहां पे एक बात को समझिए, अगर आरआरबी सवाल पूछता है तो आपको फंसा सकता है ऊर्जा की केस में। ये ऊर्जा का मतलब क्या होता है? हमारे शरीर में दो प्रकार से ऊर्जा पाई जाती है। एक होती है सर प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत, एक होती है प्राथमिक ऊर्जा, एक होती है आपकी प्राइमरी एनर्जी, इसे हम प्राइमरी एनर्जी का स्रोत बोलेंगे। एक होती है आपकी क्या बोलेंगे? स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, स्टोरेज एनर्जी, मान कि उसको भंडारित ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भंडारित ऊर्जा बोलते हैं। और इसको अगर देखा जाए तो व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी? आपने अक्सर देखा होगा कि कोई क्रिकेटर या कोई स्पोर्ट्समैन जब थक जाता है तो वो एक ड्रिंक पीता है। तो ये मत समझिएगा कि वो सब ठर्रा मार रहा है, वो ठर्रा नहीं मारता है, ठीक है, एक्चुअली वो ग्लूकोज होता है। और उसी तरह से आपने देखा होगा कि वो केला खाएंगे। तो एक बात मुझे बताइए, केले के अंदर आपको क्या मिलता है? सर केले के अंदर जो है आपको सबसे ज्यादा मिलता है ग्लूकोज, माने कि आपको मिलता है कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट को हमारे शरीर की प्राथमिक ऊर्जा बोली जाती है। क्यों बोली जाती है? क्योंकि हमारी जो सबसे पहले डिमांड ऊर्जा की जरूरत पूरी की जाती है वो कार्बोहाइड्रेट द्वारा पूरी की जाती है। फिर आती है, अगर मान लीजिए आपके शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया तो उस समय हमारे शरीर के अंदर जो भंडारित ऊर्जा होती है वो कौन से रूप में होती है? ये होती है वसा के रूप में, मान कि ये होती है आपकी फैट के रूप में। तो फैट को फिर खाना शुरू कर देती है हमारी बॉडी। जब कार्बोहाइड्रेट भी खत्म और फैट भी खत्म, उसके बाद बारी आती है प्रोटीन की। और ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, हाँ आ गया भाई। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। मैं क्या बता रहा था? हाँ, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलती है, उसके बाद फैट से कितनी एनर्जी मिलती है, और प्रोटीन से कितनी एनर्जी मिलती है, ये भी पूछा जाता है, और पर ग्राम पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट से आपको लगभग 4 किलो कैलोरी इतनी एनर्जी मिलेगी, फैट से 9 किलो कैलोरी पर ग्राम इतनी एनर्जी मिलेगी, और प्रोटीन से भी हमें लगभग 4 किलो कैलोरी पर ग्राम इतनी ऊर्जा मिलेगी।
और इसका सीक्वेंस अगर रहेगा तो हमारे शरीर में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को यूज किया जाएगा, दूसरे नंबर पे हमारा फैट रहेगा और तीसरे नंबर पे आता है हमारा प्रोटीन। जब दोनों भी खत्म हो जाए उसके बाद प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। और उसी तरह से हमारे शरीर की जो ऊर्जा की जरूरत होती है, वो लगभग जो है 60 से लेकर 70% ऊर्जा की जरूरत जो है केवल हमारे कार्बोहाइड्रेट द्वारा पूरी की जाती है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है और इसीलिए उसे प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत माने कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी बोला जाता है। क्लियर है यहाँ पे? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है, बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। दमा, आपने देखा होगा अक्सर लोगों को ठंड में ज्यादा तकलीफ होती है, दमा, जोर जोर से सांस लेते हैं, कारण क्या है? दमा होता किससे, ये पूछा गया है। दमा, जिसे इंग्लिश में अस्थमा बोल रहे हैं, मानव शरीर की किस तंत्र की बीमारी है? ये सिंपल सा क्वेश्चन, मुझे पता है हर कोई इसका आंसर करेगा। इसका आंसर आ जाएगा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका आंसर आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है, याद रखेगा, ठीक है। और अस्थमा नाम की जो बीमारी होती है ये एक्चुअली पोल्यूटेंट के कारण होती है। किस कारण होते हैं? पोल्यूटेंट माने कि हवा के अंदर जो हमारे प्रदूषक होते हैं उनके कारण जनरली देखा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये पोल्यूशन के कारण होने वाली बीमारी आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और यहां पर आप देख पा रहे हो कि अस्थमा में होता क्या है। अस्थमा में जो हमारे ब्रोंकाइड्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे ब्रोंकाइड्स माने कि जो नलियां होती है, ये वाली जो आपको नजर आ रही है, ठीक है, ब्रोंकाइड्स होते हैं, इनके अंदर भाई साहब म्यूकस भर जाता है। म्यूकस माने कि जिसे मैं श्लेष्मा बोलूंगा, एक लिक्विड चिपचिपा सा पदार्थ जो है वहां पर बनने लगता है। और उसके कारण होता यूं है कि अगर आपसे ये सवाल पूछूं कि हमारे लंग्स माने कि हमारे जो फेफड़े होते हैं, ठीक है, इनके स्ट्रक्चरल यूनिट किसे बोला जाता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसे बोला जाता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट किसे बोला जाता है? तो आपका आंसर आएगा अल्वियोली। किसे बोला जाता है? अल्वियोली क्यों बोला जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जिसको हम कुपिका भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुपिका भी बोलते हैं। तो इनके अंदर जब ये द्रव भर जाता है तो उसके कारण क्या होता है, इनके द्वारा जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। और उसी के कारण होता यूं है कि वायु का जो मार्ग होता है वो बाधित हो जाता है और एयर पूरी तरह से हमारे अल्वियोली तक पहुंच नहीं पाता है। और उसी के कारण फिर हमारा शरीर जोर जोर से सांस लेने लगता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये क्लियर है सभी को? फिर जो है वो स्प्रे लेते हैं, फुसफुस। दबंग मूवी देखे हो? दबंग पार्ट 1 सलमान खान की, अगर आपको याद आ रहा है, ठीक है, अगर याद आ रहा है तो उसके सलमान खान की जो मम्मी होती है उनकी डेथ वो अस्थमा के कारण होती है। और आपने देखा होगा अक्सर अस्थमा वाले लोग जो है एक स्प्रे लेते रहते हैं, उसके कारण जो वायु मार्ग होता है उसमें ये जो श्लेष्मा, ये म्यूकस बन रहा है वो वहां पर नहीं बनता और उसके कारण जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम उनकी चलती रहती है और सांस लेते रहते हैं। समझ पा रहे हो? याद रखेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, अगला क्लास आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है, इसका भी आंसर कर देंगे जी। 1 बजे क्लास हमारा हो गया था, पर आज केवीएस में क्लास था, चलिए सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हवा के माध्यम से नहीं फैलती? हवा के माध्यम से नहीं फैलती। कॉमन कोल्ड है ना, कॉमन कोल्ड माने कि सर्दी खांसी तो जुकाम आपको शायद अभी हुआ होगा, तो ये वायरस के कारण होने वाली बीमारी, याद रखेगा, तो ये हवा से फैलेगी। न्यूमोनिया बैक्टीरिया के कारण होता है, ये भी हवा के माध्यम से फैलती है। ट्यूबरक्लोसिस ये भी हवा के माध्यम से फैलती है, बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है। कोलेरा माने कि हैजा, सर ये हवा से नहीं बल्कि ये जल या जो दूषित जल होता है इसके कारण फैलती है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे जो अभी अभी हमने देखे थे, ठीक है, जो अभी अभी हमने देखे थे। ओके चलो, ये आपका समझ में आ गया। और ये सभी बीमारियां हैं जो एयर के माध्यम से फैलती है। सभी लोग एक बार नोट डाउन कर लेंगे, जैसे कि टीबी माने कि जिसे हम तपेदित माने कि ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, किसके कारण होते हैं? ये बैक्टीरिया के कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली। उसके बाद इन्फ्लुएंजा वायरस, इसके बाद कॉमन कोल्ड का वायरस राइनो वायरस होता है, आपको सभी को पता है। मिसल्स ये भी वायरस के कारण होता है। चिकन पॉक्स जूस्टर के कारण होता है। कोविड-19 वायरस, वूफिंग कफ आप सभी को पता है सर, ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है ना, ये बैक्टीरियल डिसीज है। उसके बाद मम्प, ये भी एक प्रकार का वायरल डिसीज रहेगा,
क्या रहेगा, जिसे हम गलसुआ बोलते हैं। क्या कभी किसी ने गलसुआ देखा है? बाकी सब बीमारियां तो देख लिए, और अभी अभी सर कोविड-19 भी हमने बहुत अच्छे से देख लिए। जिंदगी में कोई नहीं भूलेगा कोविड-19 को, जो वायरस के कारण हुआ था। आपने मम्प कभी देखा है? अगर मम्प नहीं देखा होगा, ये कुछ इस प्रकार की बीमारी है। एक्चुअली होता यूं है कि हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, वहां पे 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। और यहां पर आप देख पा रहे हो, ये हमारी जो ग्रंथि नजर आ रही है, ये पैरोटिड ग्लैंड है। इसको पैरोटिड ग्लैंड बोला जाता है या ग्रंथि बोला जाता है। और ये पैरोटिड जो ग्लैंड होती है, ये एक्चुअली हमारी लार ग्रंथि का ही एक पार्ट है। ये हमारे लार ग्रंथि का ही एक पार्ट होता है। और होता यूं है कि ये हमारी पैरोटिड ग्रंथि के ऊपर एक वायरस, जिसे पैरामिक्सो वायरस बोला जाता है, इसे पैरामिक्सो वायरस बोला जाता है, ये अटैक कर देता है। और जैसे ही अटैक कर देता है, ये हमारी पैरोटिड ग्लैंड जो सामान्य आकार की इतनी, ये बड़ी हो जाएगी। और इसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं? मम्प बोलते हैं। मम्प माने कि इसे बोलेंगे गलसुआ, इसे हिंदी में गलसुआ बोला जाता है। तो शायद आपके गांव में, आपके शहर में शायद किसी ना किसी को तो हुआ जरूर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। चलिए इसका भी आंसर कर देंगे, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। हाँ जी बिल्कुल, हमारे जो गाल होते हैं वो सूज जाते हैं, उसके ऊपर सूजन आ जाती है। यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई हो रही है, तो वो किस अवस्था से पीड़ित है और इसे कैसे सुधारा जा सकता है? अब ये बहुत ही जबरदस्त सवाल है। दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई, माने कि दूर की चीजें नहीं दिख रही है। चलो बताओ जी, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते। अगर किसी इंसान को दूर की चीज दिखाई नहीं दे रही है, तो उसको हम कौन सी बीमारी बोलेंगे? मायोपिया बोलेंगे, हाइपरमेट्रोपिया बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मायोपिया को क्या बोलते हैं? इसे निकट दृष्टि दोष बोला जाता है। तो इसका निकट की दृष्टि बहुत अच्छी पर दूर का दिखाई नहीं देता है, तो हाइपरमेट्रोपिया को उड़ा दो, हाइपरमेट्रोपिया को उड़ा दो। फिर अब मुझे बताओ, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं कॉनकेव लेंस का। तो ऑप्शन नंबर बी मेरे ख्याल से जो आपका सही आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सही बात, क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने सही आंसर किया है? चलो सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता देंगे कितने लोगों ने सही आंसर किया है। देखो यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, दोनों को मैं कंपेयर करके बताता हूं, सभी लोग ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे। ठीक है, चलो अगर मैं बात करता हूं मायोपिया की, किसकी बात करता हूं? मायोपिया, मेरा पिया नहीं, मायोपिया। ठीक है, सेकंड रहेगा आपका हाइपरमेट्रोपिया, क्या रहेगा? हाइपरमेट्रोपिया। तीसरा रहेगा एक और होता है, इसे प्रेस बायोपिया बोला जाता है, इसे प्रेस बायोपिया बोला जाता है, याद रखेगा। ठीक है, प्रेस बायोपिया। तो मायोपिया जो होता है, इसमें हमारा गोले का आकार जो सामान्य इस तरह से होता है, वो एक्चुअली हो जाता है अंडे के जैसा, ऐसा उबला हुआ अंडा हो जाता है। तो ये जो मायोपिया हो रहा है, इट इज ड्यू टू द इलोंगेशन, इट इज ड्यू टू, माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं हो जाता है, वो ऐसा अंडे जैसे हो जाता है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो ये किसके कारण होता है? इट इज ड्यू टू द इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, मान कि हमारा आंख का गोला जो होता है वो ऐसा लंबा हो जाएगा। क्लियर है? अब होता यूं है कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के सामने, माने कि यहाँ पे बनेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, पहले तो बिल्कुल सिंपल सा रेटिना के ऊपर जा रहा था, वो आगे बन रहा है। तो इसके कारण होता यूं है कि इसमें आपको पास का नजर आएगा, आपको पास का नजर आता है, पास की नजर अच्छी होती है, और आपका दूर का भाई साहब गड़बड़ जाएगा, दूर का नजर नहीं आएगा। बराबर है? इसमें एक और बात याद रखनी है कि इसमें कौन से लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें हम कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे। कॉनकेव मान कि हम यहाँ पे अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। किसका? अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है, यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जिनको मायोपिया हो गया है, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां पर बनता है? तो याद रखिएगा, जो यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के सामने बनता है। क्या बनता है? रेटिना के सामने बनता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये रेटिना के सामने बन रहा है।
वही अगर मैं हाइपरमेट्रोपिया की बात करूंगा, जो हमारा आंख का गोला साधारण सा ऐसे था, वो भाई साहब अंडा हो जाएगा, माने कि अभी वो खड़ा अंडा हो जाएगा। ये आड़ा अंडा और ये खड़ा अंडा, ठीक है। अब यहां पर देख पाओगे कि यहां से रेटिना से आने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं भाई साहब, वो हमारे चले जाएंगे रेटिना के पीछे। अब यहाँ पे रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, अब इसे हमें पास लाना है। अब यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि इसमें जो होता है, ये होता है सर यहाँ पे शॉर्टनिंग ऑफ द आई। यहाँ पे हमारा आंख का गोला जो होता है वो छोटा हो जाएगा, और छोटा होने के कारण जो है रेटिना के पीछे उसका इमेज बनता है। इसके बाद इसको दूरदृष्टि दोष बोला जाता है, पर इसकी दूर की नजर अच्छी होती है। दूर की नजर कैसी होती है सर? एकदम टकाटक होती है ना, दूर से आजा बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। पर यहाँ पे पास की नजर जो है सर गड़बड़ हो जाएगी, इसको पास का नजर नहीं आएगा। साथ में यहाँ पे जिस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर किया जाता है आपके कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, माने कि यहाँ पे उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ पे प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? ये प्रतिबिंब बन रहा है रेटिना के पीछे। कहां पे बन रहा है बताओ? ये बन रहा है रेटिना के पीछे बन रहा है, इसे आपको याद रखना है। कहां पे बन रहा है? रेटिना के पीछे। ये क्लियर हो गया। अब प्रेस बायोपिया में क्या होता है? एक्चुअली इसे जो है ओल्ड एज वाली बीमारी बोली जाती है, माने कि जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होते जाता है, इसकी आईज के अंदर इसके आईज के अंदर ये जो हमारा लेंस होता है, इसे बांध कर रखने वाली कुछ मांसपेशियां होती है, और इन मांसपेशियों को हम बोलते हैं सीलरी मांसपेशियां। इनको हम क्या बोलते हैं? सीलरी मांसपेशियां बोलते हैं। और ये सीलरी मांसपेशियां जो होती है ये कमजोर हो जाती है। ये कैसे हो जाती है? कमजोर हो जाती है, और उसी के कारण ये प्रेस बायोपिया नाम की बीमारी होती है। ये क्लियर है। और साथ में इसमें भी व्यक्तियों की पास की नजर जो है वो कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है? पास की नजर कमजोर हो जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसमें जिस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें किया जाता है, कोई बता सकता है कि अगर आपने अक्सर देखा होगा कि आपके घर में अगर आपके दादाजी, नानी या दादी या कोई भी अगर होगा, तो आप देखोगे कि जनरली जब पेपर पढ़ते हैं तो कुछ इस तरह से ऊपर करके पढ़ते हैं। अब जब नॉर्मली देखना हो तो भाई साहब उनका चश्मा नॉर्मल होता है। तो एक बात मुझे बताइए, इसका जी जी थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। आपको वही बताने वाला हूं कि अगर आपको पेड क्लास भी ज्वाइन करना है सर, आप पेड क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। पर फिलहाल हमारे पास आरआरबी की कोई क्लासेस नहीं, पर बाकी जो टीचिंग एग्जामिनेशन है, केबीएस हो गई, डीटीपीएस भी हो गई, बीपीएससी हो गई, इन सभी कोर्सेज को हम पढ़ा रहे हैं, और इसी तरह से पूरे शिद्दत से आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है बायफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और कैसे होता है? अगर आपने लेंस को या चश्मे को उनके देखा होगा, तो ऐसा कुछ चश्मा होता है, और यहाँ का जो हिस्सा होता है बीच वाला, आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा मोटी परत चश्मे की होती है, बराबर है? इस तरह का चश्मा होता है उनका, अगर आपने देखा होगा। तो ये तीनों बीमारियां जो आंखों की है सर, आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया सवाल है, बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट चलिए जी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज टू ट्रीट द इनडाइजेशन? अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, और मैं आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है सभी लोग बहुत बेहतरीन तरीके से भी कर देंगे। चलिए जी बताइए फास्ट। सभी लोग बोले सर ऑप्शन नंबर डी 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 डी। और डी फॉर क्या होता है? एंटासिड होता है। डी फॉर क्या होता है? एंटासिड होता है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा एंटासिड। चलो कोई भी मुझे एंटासिड का नाम बता दो। अक्सर आपने मार्केट में मिलने वाले कुछ इस प्रकार के एंटासिड देखा होगा, है ना? ये आपने अभी नाम तो नहीं बता पाऊंगा, ये तो कंपनी मेरे पे केस कर डालेगी कि मेरा नाम आपने लिया। ठीक है, तो ऑब्वियस है मैं नाम तो नहीं लूंगा, पर यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह के एंटासिड पाउडर वगैरह हमारे मार्केट में मिलते हैं, जो घोलो, डालो, मिक्स करो और पी लो, फिर डकार आती है भाई साहब, उसके बाद एसिडिटी खत्म हो जाती है। तो यहां पर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हमारे पेट में ऐसा कौन सा एसिड बनता है कि जिसके वजह से हमें एसिडिटी हो जाती है? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए?
हमारा जो पेट होता है भाई साहब, बड़ा प्यारा सा पेट होता है, ये हमारा पेट है ना, कुछ इस तरह का हमारा पेट होता है, इस तरह का, यहाँ पे पाइलोरिक मसल्स होते हैं और ये हमारा पेट, और हमारे इस पेट के ऊपर जो है कुछ जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जिसे हम गैस्ट्रिक, जिसे हम जठर ग्रंथियां बोलते हैं, और इनके द्वारा जो है कई प्रकार के एंजाइम बनाए जाते हैं, और उसमें से एक होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो हमारे पाचन में भी मदद करता है, और हमारे शरीर के जो एंजाइम्स होते हैं, जिसको प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिन, उसको एक्टिवेट करने का काम यही एंजाइम, और इसका पीएच मान होता है 1.3 से लेकर 1.5 के बीच में, और इतना भयानक एसिड होता है कि अगर आपको एसिडिटी हो गई है और किसी ने आपके मुंह में गलती से ये उंगली डालकर सीधा अगर उसके पेट के अंदर गोल गोल घुमाएगा ना, जैसे ही वो बाहर निकालेगा 2-3 मिनट के बाद उसकी उंगली गायब हो जाएगी। इतना भयानक एसिड होता है भाई ये वाला, समझ में आ रहे हो, उंगली गायब हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, समझ पा रहे हो। तो ऑब्वियस से इस भयानक एसिड को अगर हमें खत्म करना है तो ऑब्वियस से हमें ऐसी चीज चाहिए जो कैसी हो, अल्कलाइन हो, कैसी हो, अल्कलाइन हो, माने कि कैसे हो, क्षारीय हो, कैसी हो, क्षारीय हो। और क्षारीय चीजें कौन सी होती है, मैंने आपको बताया था कि जनरली जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, ये मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके अल्कलाइन होते हैं। तो ऑब्वियस कोई भी मेटल का ऑक्साइड क्यों ना रहे, उसे अगर आप इस्तेमाल करोगे ना तो भाई साहब वो आपके पेट के अंदर जितनी भी भयानक एसिडिटी होती है उसको कम कर देगा। पर उसमें से सबसे सेफ हमारे शरीर के लिए जो माना गया है वो है भाई साहब मैग्नीशिया नाम के भैंसनिया का दूध। उनका नाम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसे बोला जाता है, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। और ये मैग्नीशिया नाम के जो भैंसनिया का दूध होता है, इसका केमिकल फार्मूला होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस, माने कि मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, धातु है, और उसका ऑक्साइड कैसे रहेगा, क्षारीय रहेगा। यहां तक क्लियर है। अब आपको कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य बताने वाला हूं जो हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं, सब लोग ध्यान देंगे। देखो ये पूरा का पूरा टेबल आप देख पा रहे हो, मैंने कई अनेक बार आपको बोला है कि सर इसमें से आपको क्वेश्चन फंसेगा, है ना। अभी अभी जो हमारा यूपीपीसीएस का पेपर हुआ था, मैंने बोल के रखा था कि आने वाला है, आया, आपने देखा होगा, प्रूफ के साथ बता सकता हूं। और यहीं पे अगर आप देखोगे ये बेस में है ना, जहां पे हमारे बेस मिलते हैं, यहां पर आप देख पाओगे ये रहा आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका इस्तेमाल हम एंटासिड की तरह करते हैं, किसकी तरह, एंटासिड। मैं अगर आपसे पूछूं सर अगर मैंने चूने का पानी पी लिया, क्या पी लिया, अगर मान लीजिए मेरे पास ये महंगा वाली दवाई नहीं है, मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं है, और मैंने चूने का पानी पी लिया, तो क्या मेरी एसिडिटी कम होगी, अरे बिल्कुल कम हो जाएगी गारंटी के साथ। क्यों, क्योंकि ये भी अल्कलाइन है, और एसिड को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई बेसिक वाली चीज चाहिए, कोई अल्कलाइन सॉल्यूशन चाहिए। इसे पी सकते हो, आराम से हो जाएगा। क्या सर मैं साबुन का पानी पी सकता हूं, अरे पी सकते हो, उससे भी एसिडिटी कम हो जाएगी। पर एक बात याद रखेगा, इनको अगर ज्यादा मात्रा में ले लिया तो आपकी पेट की एसिड इतना खत्म हो जाएगा कि उसके बाद अगर खाना खाओगे उसका पाचन ही नहीं होगा, क्योंकि एसिड पाचन में मदद करता है। ज्यादा बन गया तो उसकी वजह से एसिडिटी होती है, पर अगर कम बन गया तो भाई साहब गड़बड़ी हो जाएगी ना, खाने की पाचन नहीं हुई, बराबर है। फिर हमारा पेट जो है फूला फूला नजर आएगा, गैस बनती रहेगी, चालू रहता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये भी बात होती है। पर हमारे एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छी बात लिखी गई है, देखो क्या लिखा गया है, बेकिंग सोडा, सभी को पता है बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने का सोडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खाने का सोडा बोलते हैं। अब खाने का सोडा जो होता है, इसको हम, केमिकल नेम क्या है उसका लिख दीजिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। और यहां पे देखिए क्या लिखा गया है, इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड द रिलीफ। क्या लिखा गया है, मैंने बोला था ना, कोई भी अल्कलाइन चीज जो आपके घर में हो भाई साहब उसको पी लियो, एसिडिटी होगी तो वो आपको आराम जरूर दिलाएगा। कहने का मतलब अगर भजिए में है ना डालने वाला जो बेकिंग सोडा होता है, उसका इस्तेमाल आप अपने पेट का एसिड कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये कोई नहीं बोलेगा कि सर अगर एसिडिटी हो गई तो क्या मैं भजिए खा लूं। अरे दादा,
अब इंसान की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि अगर उसको एक रास्ता बताओ ना, उसमें से अपना फायदा कहाँ से निकलेगा ये देख लेते हैं। तो अगर ये आपको पता चल गया है कि बेकिंग सोडा के कारण अगर एसिडिटी कम होगी, तो मम्मी के बोलिए एसिडिटी हो गई, थोड़े से भजी तो बना दो, एक कान के नीचे देगी, याद रखिएगा, खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डन है, चलो आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन। चलिए, हाँ बेकिंग सोडा, अजवाइन जो भी है खा सकते हो। चलो बताओ, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। अब ये मत बोलियो कि सर सोडियम बाइकार्बोनेट धोने का सोडा, उसको भी पी सकते, हाँ पी सकते हो, वो भी अल्कलाइन होता है, पर शरीर के लिए सेफ नहीं होता। ठीक है, चलो इसका आंसर कर देंगे। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग अ डिसीज एंड इट्स कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे ये पूछा गया कि जो पैथोजन यहाँ पे दिया है और उसके कारण होने वाली जो बीमारियां है, उनकी कौन सी सही जोड़ी है, माफ कीजिएगा, कौन सा गलत दिया गया, ये पूछना है। चलिए जी, आंसर करेंगे जल्दी जल्दी, फास्ट। सबको मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? पढ़ने में मजा आ रहा है? पढ़ने में मजा आ रहा है तो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, सेशन को एक बार लाइक जरूर कर देंगे। और जो भी नए लोग आए, इसी तरह से अगर आपको साइंस पढ़ना है और साइंस में अगर कोई भी दिक्कत है, भाई सॉल्यूशन कुलदीप सर आपको देंगे, और साइंस में एकदम मास्टर बनकर ही आपको छोड़ूंगा। ठीक है, जो मास्टर बनना चाहता है वो सब्सक्राइब कर देगा। और अगर आपका कोई भाई बहन दोस्त होगा जो साइंस में वीक है, और उसे भी अगर आप साइंस में शामिल होकर उनको भी अगर मास्टर बनाना चाहते हो, तो उन तक जो है वीडियो जरूर पहुंचा देगा। ठीक है, माने कि शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर करेंगे। एड्स, HIV बराबर है, मलेरिया बिल्कुल सही है, टीबी बिल्कुल सही है, कोलेरा जी नहीं। इन्फ्लुएंजा के कारण क्या होता है सर? ये हो जाता है। ठीक है, कोलेरा की वजह से जो है, कोलेरा जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस का नाम दिया गया है, तो ये जोड़ी हमें गलत दी गई है। ठीक है, याद रखेगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है मलेरिया। कौन है? मलेरिया। कितने लोगों को पता है कि मलेरिया मच्छर के कारण फैलता है? सबको, सबको पता है। छोटा सा बच्चा भी होगा ना 2 साल का, जिसको अकल है थोड़ी सी, उसको भी पूछोगे कि मलेरिया किसके कारण फैलता है, तो वो भी बोलेगा मच्छर के कारण फैलता है। पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको यह पूछा जाता है कि मलेरिया कौन से मच्छर के कारण फैलता है। चलो, जो जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो बताएंगे कि मलेरिया को फैलाने वाला मच्छर कौन है। तो आपका पहला आंसर आना चाहिए कि सर मादा मच्छर है, फीमेल मॉस्किटो, मादा मच्छर है। उस मादा मच्छर का नाम बताइयो। चले, मादा मच्छर का नाम बताइयो अगर आपको पता है। हाँ, मादा एनाफिलिस, नाम भी देखो, एना फिर फंस जाओगे, फिलिस है ना, आना फिर फंस जाओगे, फिलिस हो जाएगा मलेरिया। ठीक है, तो याद रखिएगा एनाफिलिस के कारण होती है। ओके, और यहां पे मच्छर तो एक प्रकार का वेक्टर है, एक प्रकार का वेक्टर है। ये वेक्टर क्या करता है? ये प्लाज्मोडियम जो होता है, इसे एक्चुअल में इंसान तक पहुंचने में मदद करता है। जैसे कि आया ये मच्छर, उड़ते उड़ते आया, उसने काटा, घोला, लगाया, उसके बाद इसके शरीर के अंदर, ठीक है, इसके शरीर के अंदर इसका जो लार्वा होता है, इसकी जो लार होती है, लार बोलूंगा, सलाइवा जो होती है इसकी, ठीक है, उस सलाइवा के अंदर जो है इस प्लाज्मोडियम के अंडे होते हैं। प्लाज्मोडियम के क्या रहेंगे? अंडे, माने कि जिसको हम स्पोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोर्स बोलते हैं। और ये स्पोर जो होते हैं हमारे मानव शरीर के रक्त के अंदर जो है प्रवेश कर जाएंगे, और प्रवेश करने के बाद वो स्पोर्स जैसे अंदर प्रवेश करते हैं, वो सीधा डायरेक्टली पहले लिवर के अंदर पहुंच जाते हैं। फिर लिवर के अंदर उन स्पोर्स से ज्यादा और प्लाज्मोडियम बनेंगे, फिर वो प्लाज्मोडियम रिप्रोडक्शन करेंगे। फिर उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो कौन से प्रकार का होता है? ये होता है मल्टीपल फिजन। क्या होता है? मल्टीपल फिजन से वो रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसे हम बहुविभाजन बोलेंगे, बहुविखंडन बोलेंगे। और इससे ये जो स्पोरोसाइट आपको दिख रही है यहां से वो फूट जाएंगे। फिर यहां से बहुत सारे जो है हमारे प्लाज्मोडियम बाहर निकलते हैं। फिर ये प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में फैल रहे, हमें ठंड लग रही है, बुखार आ रहा है, ठंड लग रही है, बुखार आ रहा है, डॉक्टर बोलेगा कि मलेरिया की टेस्ट कर दो। सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे
कि मलेरिया के लिए कौन सी टेस्ट की जाती है, ठीक है, मलेरिया के लिए कौन सी टेस्ट की जाती है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर दूसरा एक मच्छर आएगा, वो आपका खून चूसेगा, खून चूसने के बाद फिर आपके घर के जो बाकी सदस्य रहेंगे भाई साहब, उन तक वो बीमारी फैलाता है। तो इस तरह से मलेरिया का पूरी साइकिल चलती है। डन है, ये क्लियर हो गया। पर मलेरिया के मच्छर के कारण यही एक मच्छर हमारे काम का नहीं है। अगर हमें एग्जामिनेशन क्रैक करनी है तो बाकी के मच्छर जो है उनके बारे में भी पढ़ना बहुत जरूरी है, जहां पे मैं एक एक करके बताऊंगा। जैसे कि एडिस मॉस्किटो है, कौन सा है, एडिस नाम का मॉस्किटो है। इसके कारण कौन कौन से बीमारी होते हैं देख लीजिएगा, चिकनगुनिया होता है, डेंगू होता है। इन दोनों के बारे में हमें डायरेक्टली बहुत सारी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। एडिस के कारण चिकन और डेंगू होता है। उसके बाद जो है रिफ्ट वैली फीवर, येलो फीवर, कीस्टोन वायरस, उसके बाद एलिफेंटासिस होता है। इसके बाद क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर होता है, ठीक है, उसके कारण जापानीज एंसेफेलाइटिस और वेस्ट नाइल फीवर होता है। और उसी तरह से जो एनाफिलिस होता है उसके कारण मलेरिया। और एक बात जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो लिम्फेटिक फिलारिसिस है, सर किसी को शायद समझ में नहीं आएगा, मैं यहां पे नाम लिख देता हूं, हाथी पाव। इसे हाथी पाव के नाम से जाना जाता है। लिम्फेटिक फिलारिसिस जो फिलारिया नाम के एक राउंड वॉर्म की तरह फैलता है, ठीक है, उसकी वजह से फैलता है। ये फिलारिस माने कि हाथी पाव जो है वो एनाफिलिस, क्यूलेक्स और एडिस, ये तीनों मच्छर के कारण फैलता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डन है, क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और उसके बाद वेक्टर की बात करेंगे तो वेक्टर में और भी एक बीमारी जिसे आपको याद रखना है, उसका नाम है सर रैबीज। क्या है, रैबीज नाम की बीमारी भी शायद आपको पता होगा, जहां पे वेक्टर कौन होता है, डॉग होते हैं, डॉग होते, कोई बैट हो सकती है, कोई खरगोश हो सकता है, कोई खरगोश हो सकता है, कोई चूहा हो सकता है ना, जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं वो भी हो सकते। तो ऑब्वियस है रैबीज उनके कारण फैलेंगे, तो ये वेक्टर हो गए। और आपको ये भी याद रखना है कि किसी जानवरों के वजह से अगर कोई बीमारी हमारे शरीर में फैल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, किसी जानवरों के कारण अगर कोई बीमारी हमारे शरीर के अंदर फैल रही है, कोई जानवर की बात कर रहा हूं, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, जानवर या किसी कीड़े की बात नहीं कर रहा हूं, किसी जानवर के कारण अगर बीमारी फैलाने का काम करता है, बीमारी अगर फैलती है तो उसे जूनोटिक डिसीज बोला जाता है। इसे जूनोटिक डिसीज बोला जाता है। जू का मतलब होता है जानवर, है ना, जू का मतलब होता है जानवर। जानवरों के कारण जो बीमारी फैलती है उसे हम जूनोटिक डिसीज बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे रैबीज आपको दिखाई दे रहा है, टीबी ये भी एक प्रकार की जूनोटिक बीमारी होती है, एंथ्रैक्स ये भी एक प्रकार की जूनोटिक बीमारी होती है। और कुछ सालों पहले जो है बैट के कारण भी कुछ बीमारियां फैली थी, वो भी एक प्रकार की जूनोटिक बीमारियां होती है। डन है, यहां तक क्लियर है। एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए किसी इंसान को रैबीज हो गया, किसी इंसान को अगर मान लीजिए रैबीज अगर हो गया, तो हमारे कौन से तंत्र के ऊपर असर करेगा? तो आपका आंसर आना चाहिए, ये हमारे जो तंत्रिका तंत्र है, जिसमें न्यूरल सिस्टम बोलता हूं, ठीक है, उसके ऊपर अटैक करता है। और जनरली जिनको रैबीज होता है, रैबीज में उस पर्टिकुलर इंसान को पानी से माने कि जल से भय लगेगा, जल से डर लगेगा। इसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है? इसे हाइड्रोफोबिया बोला जाता है, याद रखिएगा। माने कि किसी इंसान को मान लीजिएगा पानी से अगर डर लगने लगे तो समझ लीजिएगा उसको कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी कुत्ते ने, किसी खरगोश ने जरूर काटा होगा, और उसके कारण उसके शरीर के अंदर जो है अभी ये रैबीज नाम के जो बीमारियां सर वो प्रवेश कर चुका है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और ये डर अगर इतना ही ज्यादा बढ़ गया तो वो इंसान पानी तक नहीं पीगा, क्योंकि उसको पानी पीने से भी डर लगने लगेगा। फिर उसके बाद कोई समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते, अगला सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल है। चलिए जी, इसका भी आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? बीमारियां फैलाने वाले कीटों को क्या कहा जाता है? एक दो एकदम सिंपल है, अभी अभी हमने बताया है, अभी कीड़ों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कीड़ों की बात हो रही है। तो उन कीड़ों को, मच्छर को हमने क्या बोला था? मच्छर कीड़ा था। जिसने क्या फैलाया था? उसने चिकनगुनिया फैला, उसने मलेरिया फैलाया है, उसने क्या फैला? डेंगू फैला है, बराबर है, उसने हाथी पाव फैलाया है। ये सभी बीमारियां फैलाने वाले जो कीड़ा है, जो मस्कुट है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम वेक्टर बोलेंगे।
क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। डन है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। और यहाँ पर देख पा रहे हो ये सभी कुछ वेक्टर रहेंगे। अगला सवाल आपके सामने बताइए, इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी आंखों की बीमारी नहीं है? चलो बहुत बढ़िया सवाल है जी। कब पूछा गया? एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। इसका भी आंसर कर देंगे, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। और सभी लोग एकदम धनाधन आंसर कर रहे हैं, ठीक है। आंखों की बीमारी कौन सी नहीं है? तो गॉइटर नाम की बीमारी जो है वो हमारे आंखों की बीमारी नहीं है। कैटरेक्ट आप सभी को पता है, इसको मोतियाबिंद बोला जाता है। ग्लूकोमा भी एक हमारी आंखों की बीमारी होती है। और ड्राई आइज, भाई साहब यहाँ पे पहले ही आंख आ गई है ना, तो अब इसे गॉइटर किसके कारण होता है? चलो बताओ, गॉइटर नाम की बीमारी किसके कारण होती है? तो हमारे शरीर के अंदर आयोडीन की अगर कमी हो जाए, आयोडीन की अगर कमी हो जाए उसके कारण गॉइटर माने कि घेंगा होता है। आयोडीन की अगर कमी होगी तो हमारे शरीर के अंदर T4 हार्मोन नहीं बनता है। T4 का मतलब होता है थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। ये थायरोक्सिन हार्मोन अगर नहीं बन रहा है, इसका कारण क्या होती है? हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है, जो थायराइड ग्रंथि होती है, इसमें सूजन आ जाएगी। और यही सूजन मतलब ही क्या होता है? हमारा गॉइटर माने कि जिसे हम क्या बोलेंगे, घेंगा बोलते हैं। डन है, चलो जी बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। और ये सभी के सभी बीमारी आपको दिख रहे हैं जो हमारे इससे रिलेटेड करते हैं, हमारी आंखों से रिलेटेड करते हैं, ठीक है। चलो, ये हमारा ग्लूकोमिया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारे के ऊपर का जो कैटरैक्ट होता है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। और माफ कीजिएगा, ऊपर का लेयर जो है पूरा सफेद आ जाता है। मोतियाबिंद में क्या होता है, हमारा प्यूपिल जो है उसमें पस भर जाएगा, ठीक है। और एलर्जी तो आप सभी को पता है, जनरल डस्ट और बाकी कारण होता है। चलो अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। जितने भी लोग मजा ले रहे हैं साइंस पढ़ने का, मजे के साथ साथ जो है दक्षिणा भी देते जाइएगा। दक्षिणा में हम यही चाहते हैं कि आप जो है सेशन को लाइक करें, जो नए आए वो सब्सक्राइब करें। और जो भी हमारे बंधु है, जो भगिनी है, जो आरआरबी की तैयारी करना चाहते हैं फ्री में और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, विज्ञान को समझना चाहते हैं, कंटेंट को फ्री में पाना चाहते हैं और मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है, उन सभी के पास ये वीडियो को जरूर शेयर करेगा ताकि आने वाले समय में उनका भी भविष्य जो है सुनहरा हो सके, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, इसका अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। मिसल्स, अब भाई यहाँ पे तो गलत होगी ना, खसरा जो होता है, ठीक है, ये इसके कारण थोड़ी ना होता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। मिसल्स तो वायरस के कारण होता है ना। तो ऑब्वियस उसके बाद टिटेनस की बीमारी सर बैक्टीरिया के कारण होती है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद टाइफॉइड, ये भी बैक्टीरिया के कारण ही होता है, माने कि आंसर क्या रहेगा आपका? मिसल्स, ठीक है। ये गलत है, ये वायरस के कारण होती है। मिसल्स पता है ना सबको? ओके, चलो सर BSSC का सर कितने लोग चाहते हैं सर BSSC की भी क्लासेस या एक बड़ी मैराथन लिए जाए? जो वो चाहता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा सेशन खत्म होने के बाद, ठीक है। वो भी ला लेंगे भाई आपके लिए, आपके लिए क्या जान भी हाजिर है। बस आप इस बार गवर्नमेंट जॉब पे लग जाओ और उड़ के हुए ना महाराष्ट्र में जरूर आना एक बार हमसे मिलने के लिए, ठीक है। फिर बात करेंगे, बताइए इसका आंसर। विच ऑफ दिस डिसीजेस इज कॉज्ड बाय द वायरस? इनमें से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? वायरस से होने वाली बीमारी पूछी गई है। तो खसरा, क्षय रोग, भाई अभी अभी इसका नाम लिए हमने, अभी अभी इसका नाम लिए। मिसल जो होती है प्यारा मिक्सो वायरस के कारण ही होती है, ये भी इसके कारण भी, इसका भी वो मिक्सो वायरस ही होता है, ठीक है, याद रखेगा। मिक्सो वायरस होता है जिसके कारण मिसल्स नाम की बीमारी होती है, जो आपके शरीर के ऊपर सबको पता है, ठीक है। बाकी जितने भी बीमारियां है ये बैक्टीरिया जन्य बीमारी है, ये बैक्टीरिया के कारण होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते अगला सवाल। और ये सभी की सभी बीमारी है ना, HIV, पोलियो, सर्दी खांसी, डायरोइल डिसीज, इबोला वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, येलो फीवर, मेनिंगाइटिस, मिसल्स, हेपेटाइटिस, रैबीज, ये सभी के सभी क्या है जी? हमारी वायरस बीमारी है। चलो इसका आंसर रोब्डो वायरस। जो रैबीज मैंने बोला था ना कि कुत्ता काटने से होता है, उसका नाम, उस वायरस का नाम रोब्डो वायरस, नाम में ही उसका नाम लिखा छुपा है, ठीक है। चलो इसका आंसर द एलिसा टेस्ट। हाँ अब बताओ भाई, एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? चलिए आंसर करेंगे। एलिसा का परीक्षण जो है अधिग्रहित रोग प्रतिरोधक कमी सिंड्रोम एड्स का निदान करने के लिए किया जाता है, जो किसके कारण होता है? अब ये भी सवाल देखिए, हाँ पूछ लेना था कि एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो आंसर आता आपका एड्स आता। तो एड्स किसके वजह से हो रहा है?
ये होता है आपका HIV के कारण होता है, माने कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? HIV बोलेंगे। क्या बोलेंगे? HIV बोलेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये एलिसा टेस्ट आप सभी को पता है। चलो अगला सवाल, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2016 में पूछा गया सवाल है, HIV निम्नलिखित तरीकों में से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है सिवाय, यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा एक ऐसा जरिया है जिसके कारण HIV एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है। चलो बताओ, आंसर करेंगे इसका। मच्छर के काटने से, जी हाँ बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही रहेगा कि मच्छर के काटने से HIV नहीं फैलता है। शुक्रिया भगवान, नहीं तो भारत में भाई इतने मच्छर है कि जिस टाइम पहला इंसान हमारे HIV का शायद बंबई में पाया गया था या केरला में पाया गया था, अभी तक दुनिया के सबसे ज्यादा HIV वाले पेशेंट शायद भारत में होते, और शायद अभी भी है। ठीक है, अभी भी है। ठीक है, तो मच्छर के कारण अगर फैलता तो जस्ट इमेजिन कीजिएगा कि हमारे भारत में मच्छर कितने हैं, है ना? दुनिया में जितनी प्रजातियां मच्छर की नहीं है बस, अब उससे भी ज्यादा शायद भारत में होगी। ठीक है, तो आपको सबको पता है तो क्या क्या हो जाता। ठीक है, तो बाकी सब माने कि माँ अगर अपने बच्चों को स्तनपान करा रही है तो उस टाइम पे भी वो HIV फैल सकता है। शेयरिंग ऑफ नीडल्स, सुई को आप सभी को पता ही है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इसके कारण भी फैलता है। ठीक है, चलो याद रखिएगा, मॉस्किटो बाइट के कारण नहीं फैलता है। चलो अगला सवाल आपके सामने बताएंगे, लेप्रोसी जिसे हम कोड बोलते हैं, लेप्रोसी माने कि जिसे हम कोड बोलते हैं, कोड को अन्य कौन से नाम से पहचाना जाता है? और ये लेप्रोसी नाम की जो बीमारी होती है, आप मुझे लिख के बताओगे ये किसके कारण होती है? माने कि ये जीवाणु के, माने कि बैक्टीरिया की वजह से होती है, या ये वायरस माने कि आपके विषाणु के कारण होती है? आप मुझे लिखकर बता दोगे तो इसको एक और नाम इसे हैंसन डिसीज भी बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है? हैंसन डिसीज भी बोला जाता है। ठीक है जी, जी हाँ, स्तनपान करते समय भी पॉसिबिलिटी है कि HIV जो होता है दूध के माध्यम से किसी बच्चे के शरीर में प्रवेश कर जाए, वो भी एक माध्यम है, याद रखेगा। डन है, चलो ये आपको समझ में आ गया। तो ये कौन सी बीमारी है सर? ये जीवाणु से होने वाली बीमारी है, लेप्रोसी। ठीक है, याद रखिएगा। और बाकी अब आप सभी को पता है कि लेप्रोसी जो होती है हमारे न्यूरल सिस्टम के ऊपर जो है उसको डैमेज कर देती है, और उसके कारण होता ही है कि हमारे हाथ की उंगलियां और पैरों की उंगलियां जो होती है अपना सेंसेशन खो बैठते हैं, और उसके कारण धीरे धीरे हमारी हाथ की उंगलियों की जो कोशिकाएं होती है वो मरने लगती है, और धीरे धीरे कोड बढ़ने लगता है, हाथ की उंगलियां और पैर की उंगलियां झड़ने लग जाती है, फिर कुछ दिनों बाद। ओके, चलो अगला सवाल, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल, एनीमिया की स्थिति किस कारण होती है? एनीमिया की सिचुएशन, हाँ एनीमिया किसके कारण होता है, बस ये पूछा गया है। चलो बताओ, अब ये बहुत ही सवाल जो है डायनामिक सवाल है। डायनामिक क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूं कि ये डायनामिक तरीके से पूछा जाता है, और बहुत सारे ऐसे कारण है जिसके कारण एनीमिया हो सकता है। तो पहला कारण तो यही रहेगा, अगर मैं बेसिक लेवल पे जाऊंगा तो हमारे मानव शरीर के अंदर मान लीजिए आरबीसी की अगर कमी हो गई तो उसे हम एनीमिया डिसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनीमिया डिसीज बोलते हैं। ये बात आपको सबको पता है। पर अगर ये आपको पूछा जाता है कि हमारे मानव शरीर के अंदर ये आरबीसी की कमी हुई क्यों, किसके कारण हुई, इसका कारक क्या है, ठीक है, तो आपका आंसर आना चाहिए कि हमारे शरीर में अगर आरबीसी की अगर कमी हो जाती है, इसके कई कारण हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं। तो कोई विटामिन डिफिशियंसी के कारण भी ये हो सकता है, और उसी तरह से सर ये जेनेटिक भी हो सकता है, ये जेनेटिक भी हो सकता है, माने कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आने वाली जो बीमारियां होती है उसके कारण भी हो सकता है। अब विटामिन डिफिशियंसी की अगर मैं बात करता हूं, किसकी? विटामिन डिफिशियंसी की अगर मैं बात करता तो याद रखेगा विटामिन B9, जिसे मैं फॉलिक एसिड बोलूंगा। क्या बोलूंगा? फॉलिक एसिड बोलूंगा। और उसी तरह से विटामिन B12 जिसे मैं साइकोकोबैलामाइन बोलूंगा। क्या बोलूंगा? कोबैलामाइन बोलूंगा। इन दोनों की अगर कमी हो गई तो उसके कमी के कारण हमें विटामिन डेफिशिएंसी माने का आरबीसी कम हो जाएंगी और हमें एनीमिया हो जाएगा। उसी तरह से इसका एक और कारण हो सकता है सर मिनरल्स की कमी हो गई। मिनरल्स की कमी माने कि कौन सा मिनरल? तो ये होगा हमारा आयरन, माने कि लोहा अगर हमारे शरीर में कम हो गया, क्योंकि लोहा ये हीमोग्लोबिन बनाता है, ये हीमोग्लोबिन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, और लोहा ही अगर आपके शरीर में मौजूद नहीं है तो उसके कारण जो है आपको एनीमिया हो जाएगा।
और एक बार सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि सर ऐसी कौन सी जेनेटिक बीमारी है जो आपने सुना होगा या देखा होगा कि बार बार खून चढ़ाना पड़ता है उस इंसान को। कोई बता सकता है क्या? एक बीमारी होती है हीमोफीलिया, एक मैं बता देता हूं, एक होती है आपकी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में आरबीसी डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, आरबीसी सिकुड़ जाती है और उनकी ऑक्सीजन कैरिंग जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। एक और बीमारी है जो शायद आपने सुना होगा, कोई बता सकता है क्या? हीमोफीलिया तो आपने देख लिया, हीमोफीलिया में क्या होता है, आरबीसी फट जाती है, टूट जाती है और उसके कारण वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाती है। ठीक है, वो दूसरी बीमारी जो है आपको पता है, थोड़ा सा सर्च कीजिएगा और दूसरी बीमारी का नाम जो है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, जो कि एक जेनेटिक बीमारी होती है। ठीक है, और कैरियर कौन होता है, चलो बताओ, इसके बारे में एक सवाल आया है, मैं सवाल वो लेना चाहूंगा यहाँ पे, अगर यहाँ पर सवाल होगा तो वो देख जाएगा। हाँ, ये देखो, ये वाला सवाल है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है 2016 का। ये पूछा गया कि सर हीमोफीलिया का उदाहरण क्या है? हीमोफीलिया का उदाहरण किसका उदाहरण है? चलो बताओ, आंसर करेंगे किसका उदाहरण है? मैंने हर जो बात आपको समझाई ना, वो हर एक बात जो है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि वो किसी ना किसी एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं पूछी होती है। तो एक बात याद रखिएगा, साइंस को अगर आपको डायनामिकली अगर पढ़ना है, यहाँ पे कोई भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर नहीं छोड़ना है, तो अभी के अभी आरआरबी परीक्षा को आप सब्सक्राइब कर लो। और जो भी आपका दोस्त होगा, कोई भी आप लाइब्रेरी अगर ज्वाइन किए होंगे, कोई भी आपका लाइब्रेरी का कोई अगर ग्रुप होगा, तो वहां पे जरूर एक बार शेयर कर लीजिएगा, ताकि हमारी मेहनत रंग लाए और हम हजारों बच्चों को पढ़ा सके, फ्री में पढ़ा सके, और उनके जो गवर्नमेंट जॉब का सपना हो सकता है, जो होता है जनरली, उनको हम पूरा कर सके। ठीक है, तो बस इतनी हमारी मदद कर लीजिएगा, जहां पे भी हो सकता है वहां पे शेयर जरूर मार दीजिएगा एक बार। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में, कल भी मिलेंगे। कल भी बहुत बेहतरीन तरीके से मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा, इसी तरह से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, सपना पूरा करेंगे और घर वालों के भी सपने पूरे करेंगे। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और ये भी आप सभी के लिए एक होमवर्क रहेगा, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, इतनी मेहनत कर रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर, गुड नाइट।